वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट सेक्शन में हमने बायो-सावर्ट फॉर्मूले के बारे में समझ लिया था कि किस तरह से करंट कैरिंग वायर के लाइन एलिमेंट्स से हम किसी पॉइंट पी पर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। आज हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जिसे हम डिफाइन करते हैं बाय ए, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। आज हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है। और ये एग्जाम में आ भी जाता है, डेराइव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करें, इसका हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक वायर लिया है, ये लो पी क्यू वायर लिया है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट लेते हैं, इसे हमने डीएल डिफाइन किया है, करंट कैरिंग लाइन एलिमेंट, तो उसे हम आईडीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पी जो कि आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, डीएल और आर के बीच में एंगल होता है थीटा, ठीक है। इस करंट कैरिंग लाइन एलिमेंट की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम P पर कैलकुलेट करते हैं बाय द बायो-सावर्ट लॉ, विच इज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। डिफाइन करते हैं ना, ये फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। कितना होता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज में लेके हमें वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो यदि मैं इस कंप्लीट वायर के लिए वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो मैं यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर देती हूँ इस टर्म का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया और ये dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखो कि हमें यहाँ पे करना क्या है। मैं यहाँ पे जस्ट एक टर्म मॉडिफाई करूंगी, मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। r अपॉन r क्यूब को मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिखा, निकाल कर देख लेते हैं ना कि हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। r वेक्टर हमारा होता है एक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप होता है, ठीक है। बेटा मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर की बात करूँ तो आप किस तरह से डिफाइन करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ r हम डिफाइन करते हैं अंडर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। इट मीन दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r निकालना है हमें। ग्रेडियंट डेल को क्या लिखू, डेल बाय डेल ऑफ x आई केप, डेल बाय डेल ऑफ y जे केप, डेल बाय डेल ऑफ z के केप, ठीक है। और 1 बाय r है, इट मीन आपके पास जो वैल्यू है वो कितना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। तो बेसिकली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हाउ वे सिंप्लीफाई, इंडिविजुअल ऑपरेटर को हम इस वैल्यू पे अप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करें, डेल बाय डेल ऑफ एक्स, डेल बाय डेल ऑफ एक्स ये वाली टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। और ये आई कैप प्लस सेकेंड ऑपरेटर अप्लाई करो, डेल बाय डेल ऑफ वाई हमने अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। सेम जे कैप और प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, और ये रहा आपका के कैप। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या यही वैल्यू आती है। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन है क्योंकि मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। करो अब इसको सिंप्लीफाई। डेल बाय डेल ऑफ x की पावर माइनस हाफ, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हो, कितना आता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो हाफ माइनस का हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और माइनस 1 कितना हो, माइनस का 3/2, ठीक है। तो यही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करो तो आपके पास डिनोमिनेटर में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 है, इट मीन इसकी पावर कितनी आ गई, 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स पे डिपेंड करता है तो एक्स स्क्वायर का भी होगा ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x और ये रहा आपका माइनस का हाफ आगे,
ठीक है। और आई कैप, ये लो मैंने आई कैप लगा दिया। सिमिलर टू आप इसका करोगे तो यही टाइम आएगा ना, मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगा रही, फिर डायरेक्ट ही माइनस हाफ लिख रही हूँ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। सिमिलरली माइनस का 1/2 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है, ठीक है। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आपके पास टाइम क्या बची बताओ जल्दी से, माइनस भी मैं कॉमन ले लूँ सब में से, तो एक्स आई के वाई जे के और जेड के कैप, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो सबके पास सेम टर्म है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हम इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, और ये जो टर्म है वो क्या है आपका आर है, तो दिस इज डिवाइड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो आपके पास आ रहा है माइनस का आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो ना कि यस हम आर अपॉन आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ठीक है। तो आप इस टर्म को कहाँ पुट करोगे, जो हम वैल्यू लेकर चल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की बाय द बायो-सावर्ट लॉ विच इज म्यू नॉट अपॉन 4π I dl क्रॉस r dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, यही था ना फॉर्मूला, और इसका हमने करा था इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पुट कर दूं क्या मैं, r अपॉन r क्यूब पुट कर दूं, पुट कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे db या b इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4π विच इज द कांस्टेंट क्वांटिटी I dl क्रॉस डेल 1/r, और माइनस साइन है तो मैं माइनस को यहाँ आगे लगा रही हूँ, ठीक है। अब इस माइनस को भी मुझे हटाना है, तो मुझे पता है कि जो a क्रॉस b है वो किसके बराबर होता है, माइनस का b क्रॉस a, तो क्या मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा लिख दूँ, तो माइनस साइन हट जाएगा, क्या हट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे I डेल 1/r क्रॉस dl। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल मैथमेटिक है ना। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज में लेते हैं, वो आइडेंटिटी क्या है उसको देखते हैं। आप इसको लिखो, फिर इसके बाद में आइडेंटिटी अप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करवाती हूँ। नाउ वी अप्लाई एन वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी हमें कैसे अप्लाई करनी है, 1/r को मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करके चल रही थी, इसको हमने b कंसिडर करा है, और जो dl है उसको हमने a कंसिडर करा है, ये दो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें वेक्टर आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। वेक्टर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है कि यदि मैं डेल का ba के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है डेल b क्रॉस a प्लस डेल b क्रॉस a। अब b को आप बाहर निकाल दो, डेल का a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और b बाहर, एक बार अपन चेक कर लेते हैं, यही है ना वेक्टर आइडेंटिटी, डेल b क्रॉस a प्लस b डेल क्रॉस a है, हाँ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। b तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी रहता है। तो अब हम b a जो हम कंसीडर करके चल रहे थे वो वैल्यू पुट कर दो, डेल क्रॉस b कितना है आपका 1/r और a कितना है आपका dl। यदि मैं ये आइडेंटिटी इस पे लगाऊं तो आपका वैल्यू कितना आएगा, डेल b मतलब डेल ऑफ 1/r, डेल ऑफ 1/r, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें a के साथ, a हम लेकर चल रहे हैं dl प्लस b आप क्या लेकर चल रहे हो 1/r, और आपको डेल का क्रॉस करना है a के साथ मतलब dl के साथ, ये टर्म आ रही है, ठीक है। क्या ये टर्म दिख रही है हमें, यस दिख रही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो डेल 1/r है ये किसके बराबर आएगा, डेल क्रॉस 1/r dl माइनस 1/r डेल क्रॉस dl। बताओ कोई दिक्कत, हमने जो सिंपल एक आइडेंटिटी लगाई है, वेक्टर आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। और इसको हम पुट कर दें, यदि हम इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दें तो आप क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ i, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, ये रही, विच इज डेल क्रॉस 1/r dl माइनस 1/r डेल क्रॉस dl, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब ये जो dl है हियर जो हम लाइन एलिमेंट लेके चल रहे हैं dl, ये क्या dx मतलब x y z पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट जो होते हैं। मैं यहाँ पर ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डेल को आप डिफाइन करते हो डेल बाय डेल ऑफ x i कैप,
डेल बाय डेल ऑफ वाई जे के और डेल बाय डेल ऑफ जेड के। अब डिफाइन करते हो ना करते हो ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल के साथ, ठीक है। बट ये जो डीएल है वो तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं करता। यदि एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या आप इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे या फिर आप इसका जो क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करोगे तो कोई वैल्यू आएगी क्या? यदि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ऑब्वियस नहीं आएगी ना। सो हियर वी कैन से इफ डीएल इज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड देन डेल क्रॉस डीएल कितना होगा बता दो जल्दी से, जीरो ना। तो आप इस टर्म को तो क्या बोलोगे जीरो। वाई? बिकॉज जो डीएल आप लाइन एलिमेंट लेकर चल रहे हो वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि जो आपका बी है वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डेल क्रॉस 1 बाय आर डीएल, ये आ रहा है, ठीक है। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा, हमें ऑलरेडी पता है कि b किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस a के बराबर होता है, होता नहीं होता। तो इक्वेशन 1 and 2 से आप बोल सकते हो ना, बाय इक्वेशन 1 and 2 बाय इक्वेशन 1 and 2 जो a है कितना आ रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर। आया नहीं आया? आया ना। अब देखो यहाँ पे इफ j हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो आप हमेशा क्या लिखते हो, आई को आप क्या लिखते हो, जे डी ए ना। तो मैं यहाँ पे आई को पुट कर दो इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो ए क्या बोलोगे आप यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे डी ए, दिस द एरिया इंटीग्रेशन, डीएल लेंथ, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और क्या आपको यही कैलकुलेट करना था? यस, हमें यही कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेराइव द फॉर्मूला ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, मतलब रिवर्ट क्वेश्चन। बायो-सावर्ट को यूज में लेके हमने ए डेराइव किया, अब हमें ए को यूज में लेके क्या डेराइव करना है, बायो-सावर्ट लॉ डेराइव करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाय यूजिंग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हम क्या डेराइव करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ डेराइव करेंगे। तब तक एक बार इसको अच्छे से लिखना और रिवाइज कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक